बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसको लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज यूएस और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर को लेकर वार्ता हो रही है, खास तौर पे क्योंकि ये जो पूरी की पूरी वार्ता है जंग को रोकने की, इसमें सबसे अहम जो शर्त है वो है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। दोनों देशों के नेता अपनी अपनी मांगों पर फिलहाल अड़े हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट की जंग जारी है, इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के नेताओं की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही इस वार्ता में मिडिल ईस्ट में जारी जंग को खत्म करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। शनिवार को दोनों देशों के नेताओं के बीच में 3 दौर की बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेता के 14 घंटे तक बताया जा रहा है कि आमने सामने की बैठक हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान की अपील पर आज भी बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के पहले दिन दोनों पक्षों ने वार्ता टेबल पर अपनी अपनी डिमांड्स रख दी हैं। इस बातचीत का मेन फोकस मिडिल ईस्ट में सीज फायर का मजबूती से पालन करवाना है, लेबनान में चल रहे युद्ध को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए खोलना। हालांकि दोनों देश अभी अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस बात पर ये पेंच फंसा हुआ है और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी तक सहमति बन चुकी है। लेकिन असल जो मुद्दे हैं वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हो रही है 15 घंटे की बातचीत हुई है जेडी वांस की और साथ ही ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास आरागाची और स्पीकर के बीच, उसको देखना होगा कि कितने घंटे में ये मसला सुलझ सकता है। इस्लामाबाद में वार्ता, शर्तों पर अड़े ईरान अमेरिका। शुरुआती बातचीत में लेबनान और हॉर्मुज पर अड़ंगा। ईरानी फंड रिलीज करेगा अमेरिका, जंगबंदी का होगा फैसला। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों की भीषण जंग के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। ईरान और अमेरिका में सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में पीस टॉक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान है और बीच में शांति दूत बनने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे सुरक्षित और लग्जरी सेरेना होटल में शुरुआत में मध्यस्थों से अलग अलग बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच एक के बाद एक कई दौर की बातचीत हुई। A lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनते दिखी, तो कई पर अभी दोनों पक्षों का अड़ियल रुख है। 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। دیپلماسی و دفاع دو روی یک سکه است. امیدواریم که از این مرحله هم سربلند بیرون بیایم. بنابراین یک مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان هست. من به مردم خوبمون، مردم وفادار و فهیممون اطمینان میدم که فرزندان شما در دستگاه دیپلماسی همونطور که مدافعان وطن پای لانچرها ایستادگی کردند با تمام توان حتما از همه ظرفیتاشون استفاده میکنن برای تثبیت دستاوردهای کشورمون و برای دفاع از کیان ایران. अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मेन फोकस मिडिल ईस्ट में सीज फायर को मजबूत करना, लेबनान में चल रहे युद्ध को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।
दोनों देशों के नेताओं के बीच शुरुआती 3 दौर की बातचीत के बाद आज भी वार्ता जारी रहने की उम्मीद है। अभी तक की बातचीत में किन मुद्दों पर सहमति बनी है और किन मुद्दों पर अभी बात अटकी हुई है, ये तो पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन बातचीत को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ है। ईरान हर हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, जबकि अमेरिका मिलकर इस पर साझा कंट्रोल की बात कर रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि पाकिस्तान में जारी वार्ता में उनके देश के वार्ताकार अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद ईरान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पूरी निष्ठा के साथ देश के हितों की रक्षा करेगा, साथ ही बहादुरी से बातचीत करेगा। सरकार लगातार जनता की सेवा में लगी रहेगी। लोगों की सेवा का हमारा काम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा और बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, सरकार हर हाल में जनता के साथ खड़ी रहेगी। सूत्रों की माने तो अमेरिका और ईरान वार्ता के बीच ईरान अपनी 4 अहम मांगों पर अड़ा हुआ है। पहली, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। दूसरी, लेबनान पर इजरायली हमले पूरी तरह बंद हों। तीसरी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जहाजों से टोल वसूलता रहेगा। और चौथी, तमाम देशों से उसकी फ्रीज संपत्ति को तुरंत बहाल किया जाए। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन सबसे अहम यही है जिन पर बात बननी जरूरी है। इस बीच ईरान की फ्रीज संपत्तियों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका इन्हें रिलीज करने पर सहमत हो गया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान के दुनिया के कई देशों में करीब 100 से 120 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है। अमेरिका के पास ईरान के 2 अरब डॉलर फ्रीज हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास करीब 7 अरब डॉलर फंसे हैं। ये पैसा ईरान के तेल का है जो दक्षिण कोरिया ने खरीदा था। इसके अलावा चीन के पास करीब 20 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। इराक में ईरान के 10 अरब डॉलर रुके हुए हैं। ये पैसा भी ऊर्जा और व्यापार से जुड़ा है। कतर में 6 अरब डॉलर ईरान के फ्रीज फंड के रूप में रखे गए हैं। इसी तरह जापान में करीब 1.5 अरब डॉलर ब्लॉक हैं। लग्जमबर्ग में ईरान की 1.5 अरब डॉलर रकम फंसी हुई है। ब्रिटेन में 1.5 अरब डॉलर और नीदरलैंड्स में 1.5 अरब डॉलर की रकम फ्रीज है। प्रतिबंधों की वजह से ईरान इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अगर ये पूरा पैसा ईरान को मिल जाए तो वो अपने मुल्क की तस्वीर बदल सकता है। 100 से 120 डॉलर तक की रकम वाकई अनफ्रीज होती है तो ये न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी में जान डालेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के पावर बैलेंस को भी बदल सकती है। हालांकि अमेरिका फिलहाल इस पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। वही अमेरिका के साथ जारी बातचीत को लेकर ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर वार्ता फेल होती है तो इसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार होगा। और पहले दिन की बातचीत के बाद ईरान सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया, पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई ईरान अमेरिका वार्ता 14 घंटे बाद संपन्न हुई है। अब दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें विशेषज्ञ दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रही हैं। बातचीत में कुछ मतभेद जरूर हैं, बावजूद इसके वार्ता जारी रहेगी। तो इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच, उसको लेकर ईरान की मीडिया की ओर से और प्रशासन की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 14 घंटे से दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत चल रही है और इस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब आगे तमाम जो तकनीकी पहलू हैं उसको समझने के लिए दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो मतभेद अभी भी बने हुए हैं उन्हें बातचीत के जरिए कम किया जाएगा, हल किया जाएगा और कोशिश होगी कि दोनों ही देश एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि पूरे इस मिडिल ईस्ट में शांति की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो सके। अमेरिका और ईरान के नेताओं की बातचीत के बीच इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर आई है। ईरान से IRGC का एक बड़ा डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो IRGC के वो लोग हैं जो तेहरान में फैसले लेते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ ईरान बातचीत का एक फ्रेमवर्क डील की ओर बढ़ा है। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे फैसले लेते हैं। इससे पता चलता है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। तो ये बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है, बताया जा रहा है कि IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है इस्लामाबाद। दरअसल पर्दे के पीछे वहां पर जो एक लोकतांत्रिक चेहरा देखते हैं आप, पेजेश्कियान, या फिर यहाँ पर आप मोहम्मद बागेर को देख रहे हैं, स्पीकर हैं, और साथ ही अब्बास अरागाची को देखा जाता है। लेकिन ठीक इनके पीछे जो शक्ति है
और जो नियंत्रण है इस देश का वो IRGC के पास है और उसी से मुत्तलिक तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि अब तक की जो बातचीत हुई है उसमें सकारात्मकता निकल कर आई है और यही वजह है कि आगे की बातचीत को बढ़ाने के लिए जो मूल रूप से ईरान की सत्ताधारी हैं जिनके पास ताकत है उनको बुलाया गया है ताकि इस बातचीत को अब एक अमली जमा पहनाया जा सके और ठोस रूप में इसमें एक रास्ता निकल सके। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता हो रही है तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की बारे में एक बड़ा अपडेट आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मुज्तबा खामनेई को लेकर अब तक का सबसे डिटेल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल के बेड में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग को कंट्रोल कर रहे हैं मुज्तबा। उनके करीबी 3 सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 56 साल के मुज्तबा खामनेई को पहले ही दिन हुए हवाई हमले में चेहरे पर गंभीर चोट और पैरों में भारी क्षति आई है जिसमें उनके पिता समेत ईरान की टॉप लीडरशिप की जान गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमले में मुज्तबा ने अपना एक पैर पूरी तरह से खो दिया है। इस हमले में मुज्तबा की पत्नी, साले और साली की भी मौत हो गई है। 28 फरवरी के बाद से मुज्तबा की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने नहीं आया है। मुज्तबा टीवी एंकर्स द्वारा पढ़े जाने वाले लिखित बयानों और अपने सीनियर अधिकारियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हैं। दावा है कि मुज्तबा की मंजूरी के बाद ही इस्लामाबाद में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर की अगुवाई में वार्ता की जा रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आई है ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, अली खामनेई के बेटे, 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, उनके पिता का निधन हुआ था और इसमें ये मुज्तबा खामनेई भी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद से करीब 40 दिन से अस्पताल में हैं और अस्पताल में ही बेड पर लेटकर वो इस वक्त जो जंग जारी है ईरान और अमेरिका के बीच उसका नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि उनके चेहरे में गंभीर चोट आई है, एक पैर पूरी तरह से खत्म हो चुका है या खराब हो चुका है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। इस्लामाबाद में जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से बिछाए गए समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी को ऑपरेशन में लगाया गया है। दोनों जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की फैलाई बारूदी सुरंगों का पता लगाने में हैं। हालांकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा ऑपरेशन होने के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान ने शनिवार को दावा किया है कि उसकी सेना की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिका का एक विध्वंसक जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा है। जहाज को हॉर्मुज की तरफ आने पर यह संदेश दिया गया कि अगर यह जहाज आगे बढ़ा तो आधे घंटे के अंदर उसे निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद यह जहाज वापस लौट गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि उनके 2 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए ईरानी सेना की ओर से बिछाई गई माइंस को हटाने का काम शुरू कर चुकी हैं। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे को खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि एक अमेरिकी जहाज ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ओर से जब चेतावनी दी गई तो वापस वो जहाज लौट गया। बहरहाल इस पूरे डील के बीच या इस पूरे बातचीत के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत सफल हो या विफल हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा कर रहेंगे। Going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you.
इस बीच अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी समुद्री सुरंगें बिछाकर उसकी लोकेशन को कहा कि वो भूल चुके हैं। अब इसे अमेरिका की सैटेलाइटें भी नहीं तलाश पा रही हैं और ना तो ईरान उसे खुद खोज पा रहा है। लिहाजा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई ये लैंडमाइंस दुनिया के लिए मुसीबत बन गई है। ईरान ने हॉर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल रखने के लिए और उसकी इजाजत के बगैर इधर से गुजरने वाले जहाजों को विस्फोट के जरिए उड़ाने का मकसद इन बारूदी सुरंगों को बिछाया था। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में तेल टैंकर्स और जहाजों की आवाजाही बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब ईरान को अपनी बिछाई हुई समुद्री सुरंगें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। इन बारूदी सुरंगों को हटाने की क्षमता भी ईरान के पास नहीं है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लीड कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। दरअसल एक बड़ी खबर आई है, अमेरिकी मीडिया की ओर से कहा गया है, खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध के दौरान सेव करने के लिए या फिर अपने कंट्रोल पे रखने के लिए कहा जाए, ईरान ने अपने नियंत्रण पे रखने के लिए वहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अब बारूदी सुरंगें बिछाने के बाद अब जब ये खबर आई कि अब ईरान धीरे धीरे यहां से जहाजों की आवाजाही को बढ़ाएगा, तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है कि ईरान की जो नेवी रही है, IRGC की जो नेवी है, वो नहीं पता लगा पा रही है कि आखिरकार कहां और कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने ये माइंस बिछाई है, जिसकी वजह से अब ये दिक्कत आ रही है कि बहुत ही कम ये जगह बची हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहां से ये जहाज गुजर सकते हैं। अब कोशिश ये हो रही है कि इन माइंस को हटाया जाए, लेकिन इनको चिन्हित ही नहीं किया जा रहा, यानी चिन्हित नहीं कर पा रही है ईरान की सेना, जिसकी वजह से अब यह दिक्कत आ रही है कि जब तक ये माइंस क्लियर नहीं होती, साफ नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता है, तब तक यहां से जहाजों की आवाजाही 28 फरवरी से पहले जैसी नहीं हो सकती है। जहां रोजाना 120 या 100 से ज्यादा अगर जहाजें गुजरती थी, तो आज वहां से उससे भी कम 10 के करीब ही जहाज गुजर पाती हैं। तो ईरान के पास 440 केजी। इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में क्या क्या मसौदे हैं आखिरकार। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। शनिवार को इजराइल ने साउथ लेबनान की एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया। इजराइल ने यह हमला ऐसे वक्त किया है जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। अमेरिका और ईरान की बातचीत में लेबनान भी बड़ा मुद्दा है। ईरान का दावा है कि 2 हफ्ते का जो सीजफायर हुआ है उसमें लेबनान शामिल था। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों के सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं था। अमेरिका ईरान वार्ता के बीच लेबनान पर हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपील के बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर धुआंधार हमला किया है। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों और ढांचों को निशाना बना रही है। शनिवार को इजराइल ने साउथ लेबनान की एक रिहायशी इमारत पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हमला साउथ लेबनान के नेबाती के मेफादौन कस्बे की एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन से किया गया। इसके अलावा सिद्दीकीन, तिब्नीन और दिब्बीन के कई इलाकों में भी हवाई हमले हुए। इजराइल ने यह हमला ऐसे वक्त किया जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। बैठक में लेबनान में सीज फायर भी बड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद वार्ता में लेबनान को लेकर ईरान के कड़े रुख को देखते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था, जिसमें लेबनान पर हमले न करने या कम करने को लेकर बात हुई थी।
जिसके बाद ये खबर आई थी कि अब लेबनान पर हमले करने से पहले इजरायली सेना नेतन्याहू से स्पेशल परमिशन लेगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं, उसे लगता नहीं है कि ट्रंप की हिदायत का कोई असर हुआ है। इजराइल में इन हमलों का जवाब हिजबुल्लाह भी दे रहा है। शनिवार को इजराइल के हमले का जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के मिशमार हाकारमेल मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। ये हाइफा शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इजराइल का दावा है कि ईरान के पास अब कोई यूरेनियम संवर्धन केंद्र नहीं बचा है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध में इजरायली हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 हो गई है। इनमें 248 महिलाएं, 165 बच्चे और 85 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 6,436 लोग घायल हुए हैं। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। लेबनान पर जारी हमलों के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। वो अगले हफ्ते वाशिंगटन जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होनी थी। नवाब सलाम ने कहा कि लेबनान के मौजूदा हालात को देखते हुए उनका देश में रहना जरूरी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपील के बाद भी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल के इस कदम से साफ है कि नेतन्याहू इस बार हिजबुल्लाह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इस मामले में ट्रंप को भी नहीं सुन रहे हैं। मशहूर सिंगर आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। खबर है कि आशा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। शनिवार को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। आशा भोसले की सेहत को लेकर उनकी पोती जुनाई भोसले ट्वीट करके उन्होंने बताया कि मेरी दादी आशा भोसले को थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। जुनाई भोसले ने आगे लिखा है कि हम आपको पॉजिटिव अपडेट देंगे। इधर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने अस्पताल पहुंचकर आशा भोसले का हाल जाना है। इस दौरान उन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ मुलाकात करके आशा ताई की सेहत के बारे में जानकारी ली है। मशहूर गायिका आशाताई भोसले को मुंबई के एसी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज में दाखिल किया गया है और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीश समदानी के अनुसार उन्हें सुबह के वक्त कार्डियक अरेस्ट आया था और उसके बाद उन पर आनन फानन में यहाँ पर इलाज शुरू किया गया और अभी भी उन पर डॉक्टर का इलाज जारी है। उनके सेहत को लेकर उनकी जो नातिन है जनाई भोसले, उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि मेरी दादी आशा भोसले जी को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने लोगों से और मीडिया से भी अपील की है कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें और आने वाले दिनों में जब भी सब कुछ ठीक होगा तब परिवार की तरफ से उनके हेल्थ को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। बहरहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उन्हें देखने के लिए महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक मंत्री है, कल्चरल मिनिस्टर आशीष शेलार, वो यहाँ पर आए हुए हैं और भी सितारों का यहाँ पर आना जाना लग सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर हालचाल जानने के लिए। बहरहाल डॉक्टरों का इलाज जारी है और डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत जो है वो स्टेबल है और अधिक जानकारी, अधिक उनके मेडिकल हेल्थ को लेकर जो है अस्पताल की तरफ से समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट जो है बताया जाएगा। बड़ी खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी पिकअप को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 13 लोगों की जान चली गई। हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर है। पिकअप सवार लोग मेला देखकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही सीएम ने इस पूरे घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और 50-50 हजार घायलों की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सब शायद दारू पिए हुए था, इसलिए ऐसा बस चालक दारू पिए हुआ था, इस तरह का घटना हुआ।
आदमी जैसे लग रहा था कि एकदम बिछाया हुआ, पूरा 10 लोगों की मौत होगी, बाकी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया पूर्वी। अच्छा, ये लोग कौन थे? ये लोग आदिवासी समुदाय के लोग थे जो कि अपने पूर्णिया कटिहार जिला के थे। कोई पर्व से वो लोग आ रहे थे, झारखंड से आ रहे थे। किस जगह पे हुआ है घटना? ये बकरी फॉरम है, पेट्रोल पंप के आगे, राजपुर मुसड़ी के लोग थे जो एक किसी पर्व से आ रहे थे, वापस भागलपुर साइड से पिकअप आ रही थी, इसमें लोग सवार थे, और इधर पूर्णिया साइड से बस आ रही थी, जिसमें आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें अभी तक जो हम लोग को सूचना मिली है कि 13 लोग का देहांत हुआ है। वहाँ पर 10 लोग का निधन हुआ था, जिनको यहाँ पर लाया गया था, और जो घायल थे 23 लोग घायल थे, जिनको पूर्णिया भेजा गया था मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार वहाँ पर कोढ़ा में करके। और तो यहाँ जो 10 लोग लाए गए हैं उनका भी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है, उनके परिजन भी आ गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जो भी मृतक हैं उनको तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए, और जो घायल हैं उनको तत्काल 50,000 रुपए की तत्काल राहत दी गई है। बाकी आगे जो रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा मिलता है वो भी आगे प्रक्रिया करके दिया जाएगा। तत्काल ये राहत की राशि दी गई। हम लोग बंगाल विधानसभा चुनाव में आज रैलियों का सुपर रविवार रहने वाला है, यानी कि सुपर संडे है। मंगलवार की बात की जाए, बंगाल में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, और इस बीच आज सीएम योगी की एंट्री होने वाली है। तो एक दिन पहले से ही कैंप कर रहे पीएम मोदी आज सिलीगुड़ी की सभा में ममता पर निशाना साधने वाले हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह की भी आज रैली होने जा रही है। आज बीजेपी के 3 बड़े नेता टीएमसी पर ट्रिपल अटैक करने वाले हैं। ममता बनर्जी के निशाने पर वहीं बीजेपी रहने वाली है। बंगाल के रण में मोदी, शाह और योगी का प्रण। टीएमसी पर बीजेपी का ट्रिपल अटैक। एक तरफ टीएमसी का भय है, दूसरी तरफ भाजपा का भरोसा है। सिंडिकेट और कटमनी पर शाह का वार, ममता पर जबरदस्त प्रहार। भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बीजेपी के वार पर दीदी का पलटवार, बंगाल में जोरदार प्रचार। बंगाल विधानसभा चुनाव के सियासी रण में जनता के दिलों तक उतरने के लिए जोर आजमाइश जारी है। आज बीजेपी के 3 बड़े नेता बंगाल दौरे पर हैं। चुनावी रैलियों और सभाओं में आज रविवार को बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग देखने को मिलने वाली है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं बंगाल विजय के संकल्प के साथ प्रदेश में डेरा जमाए गृह मंत्री अमित शाह आज बांकुड़ा में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज से बंगाल के रण में सीएम योगी की भी एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ आज बांकुड़ा में पहली सभा करेंगे, तो दूसरी रैली पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में होगी। अपनी रैली के लिए शनिवार शाम सिलीगुड़ी पहुंचे पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो उनके काफिले पर फूल भी बरसाए। इससे पहले साउथ दिनाजपुर की रैली में पीएम ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी की झूठ और लूट की दुकान बंद होने का समय आ गया है कि अब टीएमसी के भय का राज जाने वाला है। जाएगा ना? पक्का जाएगा। मैं जहां जहां गया ऐसा ही मिजाज पूरे बंगाल में नजर आ रहा है। अब टीएमसी के झूठ और लूट, टीएमसी के झूठ और लूट की दुकान बंद होने वाली ही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के 3 बड़े नेता बंगाल के रण में उतर रहे हैं। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज बांकुड़ा, विष्णुपुर और आसनसोल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे।
रैलियों में वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने टीएमसी के झूठ और लूट पर हमला बोला तो गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो उनका अच्छे से हिसाब किया जाएगा। तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिनने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। একে 2022 সালে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ঘটনায় কলকাতা পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল, 15 দিনের জেল খাটা মাল, আর বিজেপি তাকে টিকিট দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগত আক্রমণ কাউকে করি না, কিন্তু এটা তো সত্য। আপনি ভদ্রলোক হলে আপনি বিজেপি করতে পারবেন না। আপনি আপনার এলাকায় যে শহর দিয়ে এলাম, আপনি দেখুন একটা বিজেপির লোককে দেখুন, আপনি দেখান আমাকে একটা ভদ্রলোক, একটা সভ্য লোক, একটা শিক্ষিত লোক, একটা মার্জিত লোক, একটা ভালো লোক বিজেপি করে। যত জেলখাটা আসামি, চোর, ছ্যাঁচোর, চিটিংবাজ, 2 নম্বরই, মদ্যপ, মাতাল, ঘুষখোর, পাতাখোর, বেঈমান, ভুইপোর সব বিজেপি। ভদ্রলোক বিজেপি করে না। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ बंगाल के अपराध पर ममता को घेरा तो टीएमसी पर सिंडिकेट और कटमनी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। पूरे बंगाल पर टीएमसी वालों की सिंडिकेट की परछाई पड़ी है। आपको सीमेंट की थैली खरीदनी है, सिंडिकेट को कटमनी देना पड़ता है। आपको घर में बालू लाना है, ईंटा लाना है, कट मनी देना पड़ता है। भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल रहा है, और ममता दीदी को पेट में दर्द हो रहा है। अरे ममता दीदी, ये तो शुरुआत है, अभी मतदाता सूची से निकल रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, मतदाता सूची से नहीं, उनको हम बंगाल से बाहर निकालने का काम करने। आज फिर बंगाल में सियासत का सुपर संडे है, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के निशाने पर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी होगी। और गुजरात की भावनगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए चल रहे बड़े फ्रॉड का खुलासा किया है। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत लिए गए एक्शन में पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस जांच में पता चला कि 134 म्यूल अकाउंट के जरिए करीब 21 करोड़ 37 लाख रुपए के लेन देन हुए हैं, जिनमें से 8 करोड़ 11 लाख की धोखाधड़ी की पुष्टि हो चुकी है। आरोपियों ने निर्दोष लोगों को 10,000 से 20,000 तक के कमीशन या किराए का लालच देकर उनके नाम पर 134 बैंक खाते खुलवाए थे। ठगी की गई रकम इन खातों में जमा होने के बाद इसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए मिडिल ईस्ट भेज दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है और साथ ही साथ वहीं सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दशरथ धांधलिया फरार है। पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की। म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा। तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली है। ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भावनगर में ऑलमोस्ट म्यूल अकाउंट की फैक्ट्री जैसी इन्होंने खोली है, और अभी तक हम जितनी जानकारी जुटा पाए उसमें 134 टोटल अकाउंट्स की हमने जानकारी निकाली है, जिसमें 21 करोड़ जितना फ्रॉड अपने को देखने को मिला है। और अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जितनी हम गहरा तपास करेंगे
तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद और भी जो है रुपया ऊपर तक जाए और नंबर ऑफ अकाउंट्स भी इसमें ज्यादा हो सकते हैं। इस्लामाबाद में सीज फायर की शर्तें तय करने के लिए अमेरिका ईरान में शुरू हुई बातचीत आज भी जारी रहेगी, लेकिन लेबनान में फायर ही फायर हुए। बेरूत से बेका वैली तक इजरायल ने तबाही मचा रखी है। नेतन्याहू सीज फायर को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायल हमले बंद नहीं करेगा, फिर सीज फायर लागू कैसे होगा। इजरायल का दुश्मन लेबनान नहीं हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने आतंक के दम पर लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद का वादा ईरान कर चुका है। क्या हिजबुल्लाह की वजह से यह सीज फायर टॉक फेल हो जाएगा? पाकिस्तान में डील हो रही है, लेबनान में आग लगी है। ईरान के एजेंडे में लेबनान है, ट्रंप के एजेंडे में परमाणु है। इस्लामाबाद में बात हो रही है, बैरूत के आसमान पर इजरायली जेट उड़ रहे हैं। ईरान लेबनान में सीज फायर पर अड़ा है। नेतन्याहू फायर ही फायर कर रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से लेबनान में सीज फायर का मुद्दा उठा रहा था, उसी वक्त नेतन्याहू ने लेबनान के 3 ठिकानों पर तबाही मचा दी। इजरायल ने लेबनान के अल मंसूरी, मरवानियाह और जिब्शित पर भीषण बमबारी कर दी। साउथ लेबनान के तीनों इलाके हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। ये तस्वीरें साउथ लेबनान के जिब्शित इलाके की हैं, जहां इजरायल ने बिजली के जनरेटर्स को टारगेट कर बमबारी की। इजरायल का आरोप है कि इन जनरेटर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के फाइटर और उन्हें पनाह देने वाले कर रहे थे। जैसे ही जनरेटर्स पर स्ट्राइक हुई, वहां भीषण आग लग गई। देखते देखते जिब्शित टाउन आग में घिर गया। दोपहर होते होते इजरायली फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर उड़ने लगे, जहां 72 घंटे पहले 160 मिसाइलें इजरायल ने 10 मिनट में चलाई थी। इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 350 को पार कर चुका है। घायलों की संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है। लेबनान की सरकारी फोर्स के भी 13 जवान मारे गए। उनका सीडान में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेबनानी फौज के सभी 13 जवान साउथ लेबनान के नेबातिह टाउन में मारे गए, जहां इजरायल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई। इजरायल ने 10 मिनट में 160 मिसाइलें क्यों चलाई, इस पर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी को हिजबुल्लाह की एक ऑनलाइन मीटिंग के बारे में पता चला। इजरायली एजेंसी ने पता लगाया कि हिजबुल्लाह के 160 ठिकानों में मौजूद एरिया कमांडर और कई बड़े फाइटर इस मीटिंग में जुड़े हैं। इजरायली एजेंट ने इस प्लेटफॉर्म में घुसपैठ कर पता लगा लिया कि कहां-कहां मीटिंग हो रही है। हिजबुल्लाह की मीटिंग बहुत सीक्रेट थी, सिर्फ आधे घंटे में खत्म होने वाली थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने सरकार को रिपोर्ट दी। अगर फौरन स्ट्राइक की गई तो हिजबुल्लाह का बड़ा कैडर एक ही बार में ध्वस्त हो जाएगा। नेतन्याहू सरकार ने फौरन हरी झंडी दे दी। बेरूत समेत साउथ लेबनान और बेका वैली में सिर्फ 10 मिनट में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हो गए। हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान क्या करेगा? अमेरिका क्या ईरान की डिमांड पर लेबनान में सीज फायर कराएगा? नेतन्याहू क्या लेबनान में हमले बंद कर देंगे? इजरायल फिलहाल लेबनान के साथ सीज फायर पर बातचीत को तैयार हो गया है। 14 अप्रैल को सीज फायर पर बातचीत होगी। वॉशिंगटन में लेबनान और इजरायल के प्रतिनिधि बैठेंगे, मगर नेतन्याहू साउथ लेबनान और बेरूत के दहिया इलाके में हमले बंद नहीं कर देंगे।
क्योंकि सीजफायर लेबनान और इजराइल के बीच होना है, इसमें हिजबुल्लाह नहीं शामिल है। इजराइल हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानता है, इसीलिए वो हिजबुल्लाह के बहाने हमले जारी रखेगा। इजराइल से सीजफायर पर बात करने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम भी वॉशिंगटन पहुंचे। इस खबर के बाद बैरूत में उनके खिलाफ हिजबुल्लाह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। नवाफ सलाम को इजराइल का एजेंट बता रहे हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने लेबनान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल कई महीने से लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के फाइटर्स के हथियार जब्त कर रही है। साउथ लेबनान में उन्हें डी आर्म कर रही है। हिजबुल्लाह के समर्थकों का आरोप है कि यह इजराइल की साजिश है। उन्हीं के इशारे पर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार छीन रही है। मेरा भाई शहीद है और मेरा चचेरा भाई भी शहीद है। इस भूमि पर हमारा खून बहाया गया है। अब हमारा राज्य हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हमारा राज्य हमें मारना चाहता है। हमारा राज्य हमसे हमारे हथियार छीन लेना चाहता है। हमारे राज्य ने हमें आतंकवादी करार दिया है। दुनिया भर के सभी संविधानों और सभी देशों में प्रतिरोध एक वैध अधिकार है। लेबनान में अब हिजबुल्लाह समर्थक और सरकार समर्थकों के बीच स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। बैरूत में इजरायली हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थकों ने बाइक रैली की। हिजबुल्लाह विरोधियों ने बाइक रैली में शामिल हिजबुल्लाह समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेबनान में 4 दशक से हिजबुल्लाह हावी है। लेबनान की सरकारी फोर्स से ज्यादा हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस फोर्स भारी है। आम लेबनानी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हैं। इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि लेबनान सरकार भी इनकी मर्जी से चलती है। लेबनान में हिजबुल्लाह को राज्य के भीतर एक राज्य माना जाता है। लेबनानी सेना से ज्यादा मॉडर्न हथियार हिजबुल्लाह के पास हैं। संसद में हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के मेंबर हैं। लेबनानी सरकार इनकी सलाह के बिना कोई बिल नहीं ला सकती। हिजबुल्लाह के लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जो ईरान में बनी हुई है। कुछ दिनों से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल के मिशमार, कार्मेल बेस और हाइफा नेवी बेस में कई अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5, ज़ेलजल 2 जैसी मिसाइलें। इनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 83, सागेर और राद हैं। हिजबुल्लाह के पास 1000 आत्मघाती ड्रोन और टोही ड्रोन भी हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट का भंडार है। हिजबुल्लाह अब FPV ड्रोन का इस्तेमाल इजरायली फौज के खिलाफ कर रहा है, जो साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं जो इजराइल के मरकबा टैंक को उड़ा रहे हैं। इजराइल ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो मरकबा टैंक भेजे हैं, उनमें स्टील का ओवरहेड प्रोटेक्शन लगाया गया है। इसके अलावा साइड में भी प्रोटेक्शन लगा है। फिर भी हिजबुल्लाह ने कई मरकबा टैंक को उड़ाकर अपनी सुपीरियरिटी साबित की है। हिजबुल्लाह का FPV ड्रोन सिर्फ $500 में तैयार हो जाता है। मरकबा टैंक की कीमत $35 लाख है। हिजबुल्लाह के ड्रोन से इजराइल का मरकबा टैंक 17,000 गुना ज्यादा कीमती है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत का एक और LPG कैरियर जग विक्रम ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। रसोई गैस की सप्लाई को लेकर जो चिंता पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही थी, वो अब कुछ हद तक कम होती दिख रही है। केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि LPG लेकर एक और टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि LPG जहाज जग विक्रम में लगभग 20,400 मीट्रिक टन LPG लदी है। ये टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर मुंबई की ओर बढ़ गया है। बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय जहाज है। जग विक्रम के 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित 92 साल की आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले खबर आई थी कि आशा भोसले को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खबर के सामने आने के बाद आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि उनकी दादी आशा भोसले को अत्यधिक कमजोरी और सीने में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। जनाई भोसले ने उम्मीद जताई कि आशा जी जल्द ठीक हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नई टीम के गठन को लेकर बीजेपी के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। इसी के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। शनिवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में नई टीम के गठन, जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और आने वाले चुनावों पर चर्चा हुई। वहीं आज बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े लखनऊ पहुंच रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का मानना है कि इन मुलाकातों के बाद बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगरा में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने 1200 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा और जांच के बाद मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। टीम ने किरावली थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास स्थित करहरा गांव के पास दूध से भरे एक टैंकर को रोककर जांच की। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले टैंकर चालक ने बताया कि दूध बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके पास किसी प्रकार का बिल, रसीद या वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही मोबाइल लैब मंगवाई और दूध की जांच की गई तो उसमें रिफाइंड मिला हुआ पाया गया। दूध से दुर्गंध भी आ रही थी, जिसके बाद दूध को तत्काल नष्ट कर दिया गया। लगातार 3 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में पहली जीत हासिल की है। शनिवार को चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 189 रन ही बना सकी। चेन्नई की तरफ से जेमी ओवर्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं बल्लेबाजी में चेन्नई की ओर से संजू सैमसन ने शतकीय पारी खेली। सैमसन ने 56 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रनों की यादगार पारी खेली। संजू के साथ आयुष ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। आयुष महात्रे ने 36 गेंदों में 59 रन बनाए।